हेलो दोस्तों, एपीएस ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य गणित के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्राइमरी गणित यानी कि प्राथमिक गणित भी कहते हैं। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे आज संख्या पद्धति और संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि संख्या आखिर कोई चीज़ की उत्पत्ति होती है ना। कोई तो डायरेक्ट चीज उत्पन्न अपने से नहीं होता, उससे पहले कुछ और चीज की उत्पत्ति, फिर वो ऐसे करके होता है। जैसे आदि मानव के बाद मानव, तो उसी तरह से संख्या, तो संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं संख्या और संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अंक के विषय में जानेंगे कि अंक क्या होता है। ठीक, अंक के विषय में हम लोग जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है अंक है। ठीक, अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि कोई आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि अंकों की संख्या कितनी है, तो 10। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संख्या के विषय में पढ़ेंगे कि संख्या क्या है। तो संख्या जो है, संख्या इन्हीं अंकों से मिलके बनी हुई है। इन्हीं अंकों से मिलके संख्या, यानी कि एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो संख्या हो गया। जैसे में मान लीजिए कि हमने 2 ले लिया, तो ये अंक है, एक ही अंक है, तो ये भी एक संख्या ही कहलाएगी। इसी में मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये संख्या हो गया। क्या हो गया? संख्या। ये संख्या बन गया, ठीक है, जिसको हम लोग 25 पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? 25 पढ़ेंगे। यही अगर हमने 8, 9, 6 ये 3 जोड़ दिया, तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, कितने इसमें अंक है? 1, 2, 3। एक 6 अंक है, एक 9 अंक है, एक और 8 अंक है। तीनों अंकों को मिला के ये 3 अंकों की संख्या बन गई 896। ठीक है, तो इसी तरह से जितने अंक होते हैं उतने अंकों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वैसे हमारी एक अंक की भी संख्या है। ठीक, तो एक अंक की संख्या हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, जिसमें एक सबसे छोटी संख्या, 9 सबसे बड़ी संख्या कही जा सकती है। ठीक है, एक सबसे छोटी हो गई और 9 सबसे बड़ी हो गई। 2 अंकों की संख्या में आते हैं तो 10 हमारा सबसे, देखिए 10 हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा हो जाएगा और 9 हमारी सबसे बड़ी हो गई। तो उसी तरह जब आएंगे हम तो सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक, और सबसे बड़ी। ठीक है, ये हमारा इधर अंक हो गया। क्या हो गया? अंक। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या, तो जब हम लोग एक अंक की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा दूरी मैंने दे दी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये अंक हो गया। ठीक, तो आइए, तो हम जब एक अंक की बात करते हैं, एक अंक की जब बात करेंगे तो एक अंक में सबसे छोटी 1 हो गई और सबसे बड़ी 9 हो गई। ठीक, अब इन दोनों से छोटी कोई नहीं हो सकती और इन 9 से कोई बड़ी नहीं हो सकती। 2 अंक की जब बात करेंगे तो 10 हो गई और 99 हो गया। ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। 3 अंक की जब बात करेंगे तो 100 सबसे छोटी हो गई और 999 सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, इस तरह से हम जितना भी अंक का बोलेगा 9 अंक, 6 अंक, 7 अंक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 अंक की बात करता हूँ, तो 7 अंक में क्या, ये हमारा 6 जीरो हो जाएंगे और 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डायरेक्टली हमारा 7 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या और ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर का अगर कोई बात करेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या
और एक अंक की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या से रिलेटेड सवाल आते हैं, तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम संख्या के बारे में तो जान गए कि संख्या क्या होती है, कितने अंकों की होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को बेसिक चीज, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या जो होती है, एक से प्रारंभ होती है गिनती के रूप में। जो हम लोग गिनती काउंटिंग करते हैं वो हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो भी गिनते हैं हम लोग, ये हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक, अब आता है हम लोग का पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या हमारा जो है ये शून्य से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते ये भी अनंत तक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ज़्यादा का अंतर नहीं है। हम देख सकते हैं कि शून्य को अगर छोड़ दिया जाए इसको, तो हमारा जितनी भी ये संख्याएं हो रही है ये प्राकृत संख्या ही कहलाएगी। क्या हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या किसको बोलते हैं। सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित किया जाए उसको, तो शेष के रूप में शून्य बचे या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी यानी शेष शून्य ही बचेगा। ठीक है, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे हमारी सम संख्या हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जिसके इकाई का स्थान अगर बड़ी संख्या जो भी है। ठीक है, तो ये हमारी सम संख्या हो गई। ठीक, विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या ठीक इसके अपोजिट हो गया कि जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट, बहुत सारी ऐसी संख्या हैं हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अंक के बारे में समझा। अंक से संख्या बनी, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, यानी कि जो भी संख्या में जितने भी अंक होंगे उतनी अंक की वो संख्या कहलाती है। उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, उतने अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों ने प्राकृत संख्या के बारे में समझा, पूर्ण संख्या के बारे में समझा, सम संख्या के बारे में समझा और विषम संख्या के बारे में समझा। अब हमारे इसे कुछ इससे सवाल आते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अगर सवाल अगर इस तरह से देता है, निम्न में सम संख्या कौन सी है। ठीक है, निम्न में सम संख्या कौन सी है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन और ये हो गया चौथा ऑप्शन। ठीक, तो हम इसको देखते हुए ही तुरंत इसका जवाब दे देंगे कि ये हमारा सम संख्या है। ठीक है, कैसे हमने इसको बताया, तो हम सभी संख्याओं का इकाई स्थान ले लेंगे। इकाई दहाई तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, इकाई दहाई। तो इसमें इकाई के स्थान पे 5 है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है, तो ये संख्या हमारी सम संख्या नहीं कहलाएगी। इसके इकाई के स्थान पे 3 है, यानी कि ये भी 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। इसके इकाई स्थान पे 6 है, जो कि पूरी तरह से कट जाएगी 3 बार में, तो यानी कि यही संख्या जो है वो सम संख्या है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हम आसानी से उसको देखते हुए ही सॉल्व कर लेंगे। हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरह से तो हम पूरी समय को बर्बाद करेंगे, जिसमें हमको लंबा प्रोसेस लग जाएगा। हमको परीक्षा में जितने से जितने कम समय में उसको सॉल्व करना है, ये हमें कोशिश करना चाहिए।
तो ये हम डिवाइड ना देके हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सम संख्या। ठीक, उसी तरह से हम विषम संख्या में भी कर लेंगे। अब हम लोग समझें भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं और अपने मतलब कि अपने आप और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि अपने आप, जैसे कि मैं एग्जांपल पे तौर दे रहा हूँ, जैसे अगर 6 है। ठीक है, यानी कि एक के साथ साथ वो अन्य संख्याओं से भी, अपने आप और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो पूरी पूरी, वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम देखेंगे 6 को, तो 6 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। 1 से तो विभाजित होगा ही, 6 से विभाजित होगा ही, और उसके अलावा 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, यानी कि स्वयं, ठीक है, और एक, स्वयं और एक के अलावा इन दोनों संख्याओं से विभाजित है ना। यानी कि स्वयं और एक और स्वयं के अलावा, यानी कि 1 से विभाजित हुआ और 6 से, उसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो तो वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक, 12 हो जाएगा, 10 भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी संख्या है, अब उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो ये अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो केवल, और अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने 5 को लिया। ठीक, 5 जो है, 5 को हम देखेंगे कि एक 5 से खुद से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि स्वयं से विभाजित हो रहा है, ठीक, और एक से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और कोई संख्या है जो 5 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 5 जो हो गया, ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, अभाज्य संख्या इसको बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि ये केवल स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है। अगर इसी तरह से अगर 7 को लेते हैं, तो 7 हमारा क्या है, 7 स्वयं से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, तो ये हमारा क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ। ठीक ना, अगर आपसे ये सवाल हम करते हैं कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, अगर सवाल दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 21 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 19। ठीक है, सी और डी। ठीक, तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसको हम लोग अभाज्य संख्या क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम 9 को देखते हैं, तो 9 जो है 1 से तो विभाजित होगा ही, ठीक, इसके बाद 9 से भी विभाजित, 3 से भी होगा, ठीक, इसके बाद 9 से विभाजित होगा, तो यानी कि ये स्वयं और एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से विभाजित हो जा रहा है 3 से, तो ये हमारा तो भाज्य संख्या हो गया, ये हमारा तो भाज्य संख्या हो गया। ठीक, 10 की भी बात करते हैं उसी तरह से, तो 1 से विभाजित होगा, ठीक, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा, यानी कि 2 संख्याओं से ज़्यादा, यानी कि 2 संख्या से अधिक संख्या से विभाजित हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी भाज्य संख्या हो गया। 21 की बात करते हैं तो 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, ठीक है, और 21 से, ठीक है, 9 से भी हो जाएगा, सॉरी नहीं 9 से नहीं होगा। ठीक, तो इतनी सारी संख्याओं से 21 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 19 की बात करते हैं तो 19 केवल 1 से विभाजित होगा और
9 19 से ही विभाजित होगा, तो ये हमारा भी भाज्य ही संख्या हो गया। लेकिन ये जो संख्या होगा 19, ये हमारा सही आंसर होगा कि ये हमारा अभाज्य संख्या है। इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से और 19 से, स्वयं से और 1 से विभाजित हो गया, यानी कि 2 से अधिक उसकी संख्याएं नहीं हो जो उसको विभाजित कर पाए, एक खुद हो और एक एक हो, ठीक है। तो ये 19 जो है अभाज्य संख्या हो गया। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, 19 होगा, ठीक। तो इस तरह से भाज्य अभाज्य से सब रिलेटेड संख्याओं को अगर आता है प्रश्न तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भाज्य अभाज्य से रिलेटेड सवाल हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि, और हाँ ये चीज याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या को ही, जो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या को कहीं कहीं ऋण संख्या भी आपको मिला हुआ आएगा, ऋण, ठीक है, ऋण संख्या भी बोलते हैं, ठीक। और ऋण संख्या के साथ साथ असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं, असंयुक्त संख्या, ठीक है, असंयुक्त संख्या, ये तीनों नाम से आपको मिल सकता है, ठीक है। अभाज्य, ऋण, असंयुक्त संख्या, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, ये तीनों एक ही संख्या, एक ही चीज को, यानी कि स्वयं से एवं 1 से जो विभाजित हो, ठीक है, जो विभाजित हो वही संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या बोले, ऋण संख्या बोले, और या असंयुक्त संख्या बोले, स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ऋण संख्या बोलते हैं, असंयुक्त संख्या बोलते हैं इसको, ठीक। और भाज्य संख्या में उसको क्या बोलते हैं, तो संयुक्त संख्या हो जाता है। भाज्य संख्या की जब बात की जाती है, तो भाज्य संख्या की जब बात करेंगे तो उसमें ये संयुक्त संख्या कहलाती है। उस भाज्य संख्या का भी जिस तरह अभाज्य संख्या का अलग नाम है, उसी तरह भाज्य संख्या का भी अलग नाम है। ये संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, ठीक है, यौगिक संख्या, ठीक ठीक। और ये जो होती है, ये स्वयं स्वयं और 1 के अलावा अन्य से, ठीक है, ये जो है स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भाज्य अभाज्य से रिलेटेड सवालों को बना देंगे। और कहीं कठिनाई आपको आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक में दिया हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं को दूर की जाएगी, ठीक है। विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 2 से लेकर 10 तक का नियम, यानी कि आप संख्या देखते ही बता सकते हैं कि 2 से वो कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग 2 से, तो 2 के लिए नियम होता है कि जिसका इकाई स्थान, कोई संख्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, आप इसमें जब डिवाइड करिएगा तब तो पता चलेगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, 2 से विभाजिता के लिए आपको इकाई स्थान का ये जो 8 है, इसको आपको ले लेना है, और लेने के बाद इसमें 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है आपको, ये 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 से ये पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम 2 से विभाजिता का नियम पता से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। अब 3 की बात करते हैं, जैसे 3 है, अब 3 से कौन कौन विभाजित होगी, ठीक है। 3 से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक। तो 3 से विभाजित होने के लिए आपको वो उनके सभी अंकों का योग अगर
3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक संख्या दे देते हैं, ठीक है, अब आप इस संख्या को देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से जब डिवाइड करिएगा तब तो पता चलेगा कि ये आपकी जो संख्या है 3 से पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो तीनों संख्याएं हैं, इस तीनों संख्याओं के अंकों को, जो तीनों चारों अंक है, इसको जोड़ देना है। 9 6 15, 15 8 23, ठीक है, 15 8 23 और 1 24। ये जो 24 है क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमको पता ये चला कि जब इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो ये जो संख्या थी ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है पूरी पूरी। ठीक है, तो ये 3 की बात आई। तो हम लोगों ने 2 और 3 के बारे में सीखा। अब हम लोग चलते हैं 4 पे। ठीक है, कि 4 से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजिता के नियम क्या है? ठीक है, 4 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 4 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है कि अगर कोई संख्या है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक कोई संख्या 2 8, ठीक है, 8, ठीक। तो ये संख्या जो है, अगर आपको इसको देख के आप नहीं बता सकते हैं ऐसे बिना डिवाइड किए कि ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन अगर आपको विभाजिता का रूल पता है सभी अंकों का, तो आप देखते ही आसानी से इसको बता दीजिएगा कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 4 से विभाजिता के नियम के लिए क्या होता है कि 4 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके पीछे का, मतलब कि इकाई और दहाई अंक का अंक अगर ले लिया जाए और उसको हम 4 से डिवाइड करें तो वो पूरी पूरी से कट जाए। यानी कि इकाई और दहाई, ये हमारा इकाई हो गया, ठीक है, ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। यानी कि 48 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कितना बार में कट जाएगा? ये 12 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। तो इससे आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जो 28 48 यानी कि 2048 है, ये 4 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी 110%। ठीक है, ये 4 से भी पूरी तरह से क्या होगी? डिवाइड होगी। आप करके देख सकते हैं, डिवाइड करिएगा तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ठीक है, 712 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड हो गई। ये तो छोटी सी संख्या थी जिससे आप मतलब कि इसको आसानी से निकालें। लेकिन बड़ी से भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक और 4 से डिवाइड करने के लिए ये संख्या है, ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड होगी? तो अब आपने सोचा कि सर ने बताया कि पीछे का 2 अंक लीजिए और उसे 4 से डिवाइड करिए। तो ये सीधी सी बात है कि पीछे का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक लेने के बाद उसको 4 से डिवाइड करने पे अगर पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है, तो वो 4 से डिवाइड होगी, ठीक। लेकिन अगर पीछे का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक की जगह पे 0 हो तो भी वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। अगर आप जैसे इसको लेते हैं, 2 अंक को लेते हैं, ठीक है, 0 0 है, तो ये 0 0 से भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगी 0 बार में, ठीक है।
तो कटने के लिए तो कट ही जाएगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर दो संख्याएं पीछे की इकाई और दहाई संख्या 0 0 हो तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड होने का नियम है। ठीक, कि जो संख्या जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक, ठीक है, जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या उस संख्या के स्थान पे 0 0 हो इकाई और दहाई के स्थान पे, तो वो भी पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 5 की विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ते हैं कि 5 तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता है। जैसे मैं एक संख्या दे दिया, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको संख्या का आपको इकाई अंक देखना है। ठीक है, क्या देखना है? इकाई अंक। अगर इकाई अंक 5 से विभाजित हो गया, ठीक है, तो आपका जो है पूरा संख्या, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 से विभाजिता का यह नियम है, यानी कि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, आइए अब 6 के बारे में जानते हैं। हम लोग 7 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 6 की विभाजिता का नियम हम लोग जान गए। ठीक, अब 8 से विभाजिता का नियम हम लोग जानते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या है। ठीक है, 7 से विभाजिता का नियम भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन हमारा ये नियम है, मानना है दोस्तों कि जो चीज में आपको ज्यादा समय लगे उस ट्रिक को आप याद नहीं करो। अगर हमको 7 से विभाजिता का नियम ज्ञात करने में उस ट्रिक के माध्यम से हमारा भाग देने से ज्यादा समय लग जाए, तो हम क्यों ना उसको भाग दे के ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 7 की विभाजिता का भी नियम बताएंगे, उसके बाद उससे पहले हम लोग 8 की विभाजिता का नियम हम लोग देखेंगे कि 8 से विभाजिता का नियम क्या है। ठीक, तो 8 से विभाजिता का नियम सेम जो 4 वाला है उसी की तरह ये भी फॉलो करता है। 4 वाला में आपको इकाई दहाई अंक तक लिया जाता है और इसमें सैकड़े तक लिया जाता है। ठीक है, यानी कि 8 से विभाजिता के लिए सैकड़े अंक तक का संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि सैकड़े तक का अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। और साथ में, ठीक है, ये भी याद रखना है कि जिसके अंत में 3 0, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि स्थान पे 3 0 हो, वो भी 8 से पूरी तरह से क्या होगी, वो विभाजित होगी। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 12224, ठीक, 1224, क्या ये 8 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, या और बड़ी संख्या इसको कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी छोटी संख्या के तौर पे हम बताते हैं। तो ये क्या जो संख्या है ये 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आपको इस संख्या की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की इस जो अंक है इसको ले लेंगे हम। इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 8 से। ठीक है,
जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये 3 अंकों को आप लोग को ले लेना है, केवल 3 अंकों, 224 भागे 8, ठीक है। 8 दूनी के 16, यहाँ पर बच गया आपको 6, 8 8 64, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है ये 8 से डिवाइड है, 3 अंकों की जो इसका, ये जो 4 अंकों की संख्या है, परंतु इसके 3 ही अंक तक देखना है कि 8 से वो विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 8 से विभाजित हो गई तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 8 से विभाजिता का नियम का पता करते हैं। या अगर आपको अगर कोई संख्या इस तरह से मिल जाए, ठीक है, और कोई बोले क्या ये 8 से विभाजित है, तो ये हाँ विभाजित है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इकाई का 3 गो अंक ले लो, इकाई से लेकर 3 अंक ले लो, यानी कि सैकड़े तक, इकाई दहाई सैकड़े तक। और उस जब 3 जीरो आपको उसमें है, उससे मतलब नहीं, इसमें तो बहुत सारे जीरो है, लेकिन इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे 0 0 0 मिले तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। और ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी, जो 8 से विभाजित है वो 4 से भी विभाजित होगी। लेकिन ये याद रखें, जो 4 से विभाजित है वो जरूरी नहीं है कि 8 से ही विभाजित होगी, ठीक है। तो ये तो रही 8 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग सीखेंगे 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है, कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है। तो आप लोग को याद दिला दें कि आप लोग को 3 से विभाजिता का नियम तो पता ही होगा। अंकों को जोड़ दो, 9 से उसको तोड़ दो, ठीक है। अंकों को जोड़ दो और 9 से उसको तोड़ दो का अर्थ है मेरा कि भाग दे दो, ठीक। अंकों को जोड़ दो और 9 से उसको तोड़ दो, ठीक। यह है 3 और 9 से विभाजिता का नियम। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे 729 है, ठीक। 729 है, क्या 729 9 से पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है? तो हमने क्या बोला, अंकों को जोड़ दो, जोड़ दो और 9 से उसमें क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। तो अंक हमारा क्या है, 7 + 2 + 9 बटा में 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 बटा में 9, यानी कि 2 बार में, ठीक है, पूरी तरह से कट गया। यानी कि ये जो संख्या है 9 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। ये संख्या 9 से क्या है, विभाजित है पूरी तरह से, ठीक। तो 9 से विभाजिता का ये नियम है दोस्तों, ठीक है। आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रही हमारी कुछ विभाजिता के नियम। आपको इसके बाद 10 से विभाजिता का नियम आपको पता ही होगा। 10 से विभाजिता का नियम के लिए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 10 से विभाजिता का नियम क्या है, दस से विभाजिता का नियम आपको सीधी सी बात है कि आपको ये देखना है कि अगर जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 मिल जाए तो वो 10 से पूरी तरह से विभाजित है। इकाई का स्थान आपको 0 होना चाहिए और मायने नहीं रखता है दहाई सैकड़ा से। इकाई अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 10 से विभाजिता का नियम है। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या, इकाई के स्थान पे 0 है, अगर हम इसमें 10 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हमारा ये पूरी संख्या क्या हो गई, 10 से विभाजित हो गई, ठीक है। तो ये 10 से विभाजिता का नियम है। ये जो सिंपल है, आप लोग आसानी से इसको देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा विभाजिता का नियम है। अब आइए दोस्तों हम लोग 11 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं कि 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, ठीक है।
ये बहुत ही अच्छा चीज है, 11 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का नियम एक छोटा सा एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे 1 3 3 3 1। यानी कि देखिए, आपको सम और इवन पता होना चाहिए। ठीक है, आप जब गिनती गिनते हो सम संख्या विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या, तो उसी तरह संख्या में आपको ऑड और इवन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1, ये ऑड हो गया, ये हमारा 3 इवन हो गया, ये हमारा ऑड हो गया। ठीक है, और ये हमारा इवन हो गया। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल पे देता हूँ, एक ये हो, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे है। ठीक है, ये नंबरिंग कर दिया। ठीक, या ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, छोड़िए ऐसे समझिए। ये हमारा क्या हो गया, 1 नंबर पे, ये हमारा 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। ठीक है, तो सम संख्या के स्थान वाले अंकों को जोड़ देने पे, ठीक, ये इसको जोड़ दिया, यानी कि 2 और 4 नंबर वाले अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 पे क्या है, 3 और 1 है। ठीक है, जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। और विषम संख्या वाले, ठीक, ये था हमारा सम संख्या के अंक। ठीक है, और एक आएगा विषम संख्या का अंक। ठीक, तो विषम संख्या पे 1 है और उसके बाद क्या है, 3 है। ठीक, 3, तो क्या हमको मिला, 4। अगर सम संख्या के स्थान वाले अंकों का योग विषम संख्या के स्थान वाले अंकों का योग को अगर घटाते हैं हमें शून्य मिलता है, तो वो संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो हमें देखिए 4 में से 4 को घटाते हैं तो क्या, शून्य मिल गया। तो यानी कि ये जो संख्या है, कौन सी संख्या, 1331 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम कुछ प्रमुख सूत्र जो हैं उनके विषय में जानेंगे और उनसे संबंधित सवाल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लेवल के हो सकते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये सवाल है। ठीक है, सूत्र ये है कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, तो बड़ी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2। ये सूत्र आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, जो भी हो जल्दी से आप इस सूत्र को नोट डाउन कर दो। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ये प्रथम क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, अब पूर्ण संख्याओं का योग, ठीक, पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग होता है n इंटू एन माइनस 1, प्राकृत संख्या प्लस और पूर्ण संख्या माइनस, बस डिफरेंट क्या है, प्लस और माइनस का। याद रखेंगे, एक सूत्र याद रखेंगे तो अगला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल बनाना हम लोग सीखेंगे, कैसे कैसे सवाल हमको परीक्षा में आ सकते हैं। टीचर वाला जो बीपीएससी परीक्षा है उसमें कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल है दो संख्याओं का योग 300, दो संख्याओं का योग 340 तथा अंतर 70 है। ठीक है, तो
संख्या बताएं, क्या करें, संख्या बताएं। ठीक है, सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 340 और अंतर 70 है, तो संख्या बताएं। तो आप x मान के चलेंगे, बनाएंगे, लंबा समय जाएगा, समय बर्बाद होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है, आपको योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो योग प्लस अंतर, ठीक है, बटा में 2, योग प्लस अंतर बटा में 2। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा योग प्लस अंतर बटा में 2, और छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर आपको हो जाएगा योग माइनस अंतर बटा में 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व जब करेंगे तो देखिए हमारा योग कितना है 340 माइनस अंतर प्लस कितना हो जाएगा 70। ठीक है, बटा में 2, 340 और 70 हमारा होगा 410। कितना होगा 410, 410 बटा में 2। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमको पता चला कि 2 एकम 2, 2 बचे 10। ठीक है, 205 बार में कट गया, तो यानी कि बड़ी संख्या हमारा क्या आ गया 205। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 340 माइनस 70 बटा में 2। ठीक है, तो 340 में से 70 को जब घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 340 में से 270 मिलेगा। क्या मिलेगा 270 बटा में 2। ठीक है, और जब हम उसको घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 एकम 2 और 35 दूनी के 70। ठीक है, 135, यानी कि बड़ी संख्या हमको क्या मिल गया, बड़ी संख्या हमको मिल गया 205 और छोटी संख्या हमको मिल गया, क्या मिल गया, छोटी संख्या, छोटी संख्या मिल गया हमको 135। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी और छोटी संख्या हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। ठीक है, तो सवाल कुछ सेम ही है, बस मैंने संख्या बदल दिया है। दो संख्याओं का योग 600 और उनका अंतर 240 है, तो संख्या है, तो बड़ी संख्या हमको निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा हो गया 600 प्लस 240 बटा में 2। ठीक, छोटी संख्या हम निकाल लेंगे, छोटी संख्या हमारा हो गया 600 माइनस 240 बटा में 2। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 600 में 240 घटेगा तो कितना बचेगा 400 और 360, 360 बटा में 2 यानी कि 180। ठीक है, सॉरी ये बाय मिस्टेक यहाँ जुटेगा, ये हो जाएगा आपको 600 प्लस 240 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 4 8 840। ठीक है, जब इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 एवं 400 420 हो जाएगा। ठीक, 420 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा में 2 यानी कि 180। ठीक है, यानी कि एक संख्या आपको 420, एक संख्या 180। देखिए दोनों को जोड़ते हैं, जब आप जोड़ते हैं दोनों को 420 और 180 को जोड़ते हैं तो 600 मिल जाता है, और 420 और 180 को घटाते हैं तो 240 मिल जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को सत्यापित करने के लिए मैंने बताया। तो दो संख्याओं का जोड़ 1353 है, सॉरी 57 है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 569 अधिक है। तो संख्या बताएं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि छोटी संख्या का, अरे दोनों का तो योग दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ है लेकिन अंतर नहीं पता है, यानी कि योग तो दिया हुआ है लेकिन
अंतर आपको नहीं पता है ना जी, यही ना होगा। बड़ी संख्या जब निकालने हम चलेंगे तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, योग प्लस अंतर बटा में 2। लेकिन हमको ये पता है कि अंतर तो दिया ही नहीं है, तो छोटा सा बात आप समझने का कोशिश करेंगे कि अगर 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। हाँ, अगर 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। 9 में से 6 को घटाएंगे, यानी कि 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 9 बड़ी संख्या हो गया और ये छोटी संख्या हो गया, यानी कि इसको हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर कितना आया, 3 आया। तो अगर हम ऐसे कहें कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 3 है, या हम ऐसे कहें कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से, यानी कि ये छोटी संख्या 6 से जो बड़ी संख्या है उससे 3 अधिक है, तो 3 अधिक है ना जी। तो बात एक ही है, अब अंतर ना कह के वहां पे, यहाँ पे सवाल में हमारा दे दिया है कि 579 अधिक है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और उसी में समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो योग प्लस अंतर यानी कि 1357 प्लस 579, मतलब कि 579, ठीक है, बटा में 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, ये 16, 7 5 12 1 13, 5 3 8 1 9, 1936। यानी कि इसको कटाएंगे जब इसको कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, सॉरी 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। यानी कि 968 हमारा जो हुआ वो बड़ी संख्या हुआ। क्या हुआ, ये हमारा बड़ी संख्या, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ बड़ी संख्या निकाल लिया। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ी जो योग और अंतर है, योग माइनस अंतर, ठीक है, और बटा में 2, ये कौन सी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए, ठीक है। योग माइनस अंतर बटा में 2, ये छोटी संख्या के लिए। तो हमारा योग कितना है, इतना है, माइनस कर देंगे इसको कितना से, 579 से, बटा में 2। अब करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, 4 बचा, 14 में से गया तो 7 बच गया, यहाँ बच गया तो फिर 7 बच गया, बटा में 2, ठीक है। बटा में क्या बचा, 2 बचा। इसके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 6 8 9, ठीक है, 389 आया। तो ये हमारा छोटी संख्या आ गया। कौन सी संख्या आ गया, छोटी संख्या आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी और छोटी संख्या हम आसानी से निकाल लिए, ठीक है।